गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं सर? नमस्ते। सब ठीक है। पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की। क्या आप लोग कोई मुझे इसको रिवाइंड कराएंगे, इसमें क्या था? कौन बताएगा? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्या था? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हम्म। बोलिए। जाति आधारित राजनीति वो होती है जो किसी जाति को ध्यान में रखते रणनीति बनाती है, राजनीति की स्थापना करती है, उनके विकास के लिए और समावेशन के लिए कमिटेड होती है और ऐसी नीतियां बनाती है जिससे उनका उत्थान हो। ओके। तो अब हमें यानी कि जाति आधारित राजनीति से आगे बढ़कर अब हमें इसके दूसरे पहलू को समझना है। इसका जो बी पार्ट था, क्या था वो? जाति का राजनीतिकरण। ठीक है, ये था जाति का राजनीतिकरण। राजनीतिकरण, जाति का राजनीतिकरण। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से राजनीतिक दल जाति का राजनीतिकरण करते हैं और क्यों करते हैं, यह विचार कहां से आया। कोई मुझे बता सकता है यह आइडिया किसको और कैसे, किसको तो छोड़ दीजिए लेकिन कैसे आया होगा कि जाति का, और क्यों, कैसे और क्यों बता सकता है कोई मुझे कि जाति का राजनीतिकरण अपने आप में कैसे आया और क्यों आया होगा? गेस, दिमाग लगाइए। दीपक दीपक दीपक। दीपक जाति का राजनीतिकरण का भी जो है जिस क्षेत्र में कुछ जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के लोग को सीट दिया जाता है जिससे वो अपने जाति का ज्यादातर वोट देते हैं। कुछ छूट, कुछ कुछ मिस हो रहा है दीपक। आप दूसरे गड्ढे में गिर गए पहले वाले में। और कोई ट्राई करेगा? पलक हम्म। संसाधन मतलब के पास एक संसाधन मिलने के बाद पलक सोच के नहीं बोल रहे हो, और कोई ट्राई करेगा? पलक भी ए ग्रुप को ही डिवाइड, जो ए टाइटल था हमारा, ए हेडिंग थी, उसी को डिफाइन कर रही है। और कोई? किया। फिर इसमें विभिन्न जातियों को शामिल किया जाता है। केंद्र में एक कोई भी अर्थव्यवस्था होता है और उसका संपर्क सभी जातियों से जाति के लोगों से होता है। आप तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं, बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। कोई और ही विषय दिमाग में चल रहा है। और कोई? मैंने दो बातें पूछी कि ये जाति का राजनीति का, रुको भाई, जाति का राजनीतिकरण ये कैसे और क्यों विचार में आया? हाँ, बताओ, कौन बताएगा? हंसा कुमारी, बताइए। जाति का राजनीतिकरण एक ऐसी स्थिति है जहाँ जाति को राजनीति जो अक्सर एक समूह के हितों के लिए एक दूसरे समूह के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे बेटा क्वेश्चन आपने सुना हमारा, कैसे और क्यों? हैं। तो पहले बताइए किसका उत्तर आप, अच्छा कैसे 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 आया, आया ठीक है। ये सब ये घटना मतलब खासकर जो जाति व्यवस्थाएं हैं ये सदियों से चली आ रही नहीं, ऐसे नहीं। और कोई? जब तक आप इस सटीक सोच नहीं रखोगे ना, आप इधर उधर बात करोगे, पर इसका मतलब तुम्हें वो बात, वो प्रश्न जहन में बैठा नहीं। और कोई? अच्छा चलो मौका देते हैं। है जाति के आधार पर। हाँ हाँ, राजकुमार। जाति के आधार पर अधिकारों का असमान वितरण हो। अच्छा चलो छोड़ो, इसको रहने देते हैं। आप लोग पिछला वाला ही बता लो मुझे, जाति आधारित राजनीति ये कौन बताएगा? सर मैं खुशी। खुशी। यस सर।
सर, जाति आधारित राजनीति का तात्पर्य है कि अ, जाति आधारित रणनीति बनाना तथा दल समूह बनाना और नीतियों का निर्माण करना, जो कि सर किसी विशिष्ट जाति के लिए उनके विकास के लिए किया जाता है। विकास के लिए वो प्रतिबद्ध होते हैं। हम्म। हाँ तो ये हुआ जाति आधारित राजनीति। तो इस तरह से लोग उस जाति के को समर्थन करने वाले राजनीतिक दल को वोट देने लगते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। जनता ऐसे नेता या दल को वोट देने लगते हैं, यस और नो? यस सर। अच्छा, तुम एक बात बताओ मेरे को, सब लोग ध्यान से सोचो। मान लो कि ये जो अर्धगोला है ये है राजनीतिक दल, ठीक है, और ये सभी लोग जो हैं वोटर हैं। अच्छा, ये सभी लोग एक ही जाति के लोग हैं और किसी एक खास दल को वोट दे रहे हैं, तो आपको कैसा दिखाई देगा? मान लो बाहर यहाँ पे उमेश बैठा हुआ है, ये उमेश को कैसा दिखाई देगा? हाँ भाई उमेश, बताइए आपको कैसा दिखाई पड़ेगा ये? कोई भी बताए। जाति का राजनीतिकरण हो रहा इस व्यक्ति को ये दिखाई देगा कि यहाँ पर किसी खास जाति के नेता हैं और उस जाति के वोटर उसको वोट दे रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा कि नहीं? यस सर। है जी सर। अब मान लो कि ये ना तो इस जाति से संबंधित है, न इसके वोटर इनको वोट दे रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये तो आ सकता है ना कि एक काम करो, इसी जाति का एक नेता तुम भी ढूंढ के लाओ इधर से। तो इन्होंने इसको नेता बनाया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और इससे कहा कि तुम इन वोटरों को रिझाओ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। दोनों में अंतर पता है क्या है? ये जाति आधारित राजनीति थी और ये जाति का राजनीतिकरण था। क्लियर अंतर दिखाई दिया? यस सर। किसको अंतर नहीं दिखाई दिया आप बताओ? तो पहली बात हमको ये समझ में आई कि क्यों का उत्तर हमको जो है मिल गया। क्यों जाति आधारित राजनीति शुरू हुई, सॉरी जाति का राजनीतिकरण हुआ? बिकॉज जाति आधारित राजनीति ने कुछ दलों को यह महसूस कराया कि तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, तो जिस जाति के लोग हों उसी जाति के नेता तुम भी उतारो, वो नेता अपनी जाति के लोगों को वोट लेके आएंगे। हो सकता है कि नहीं? लंच ब्रेक चाहिए क्या? यस सर। या तो समझ में आया होगा या तो नहीं आया होगा, या तो ब्ला 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 निकल गया, उसको भी आप ना समझ में आने वाले कैटेगरी में कहिए। लेकिन मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है, इससे बकैती भी की जा सकती है। करो। सर, जाति का राजनीतिकरण एक नेगेटिव वर्ड है ना? नहीं, नेगेटिव जैसे हमने अगर देखिए हमने नेगेटिव हमारे पॉजिटिव भारत अभी नहीं को- कहा। ओके। क्या हमने नेगेटिव पॉजिटिव अभी तक कहा इतने दिन में? हमने ये जरूर कहा कि ऐसे मुद्दे को बड़ी सतर्कता से हैंडल किया जा सकता है। सिर्फ एक शब्द आपका उत्तर खा जाएगा, एक गलत शब्द। हेलो, ये तुम भोलेनाथ की शादी में नहीं आए हो कि कुछ भी मिला खा लिया? इधर बोलना पड़ता है। शंकर के बारातियों, कुछ समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? चलो, अभी जिसको नहीं समझ में आया कि इन दोनों में क्या अंतर है यहां पर, वो हमको एक बार बताए इस एग्जाम्पल के साथ। जिसको भी नहीं समझ में आया वो बताएगा। सर एक बार समझा दीजिए। और जाति आधारित राजनीतिकरण, जाति आधारित राजनीति समझाना है? नहीं सर, जाति का राजनीतिकरण करना। अच्छा ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि जाति आधारित राजनीति कहीं पे हो रही है, तो दूसरे राजनीतिक दलों को ये लग सकता है ना
कि एक तरीका है वोट लेने का, तुम भी उसी जाति के नेता को ढूंढो और मतलब उसी जाति मतलब किसी भी जाति के नेता को ढूंढो और उसकी उस जाति के वोटरों को रिझाने के लिए बोलो। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो यही तो जाति का राजनीतिकरण है। क्लियर? ये तो क्लियर। चलो उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि एक जाति है जो पिछड़ी है, कमजोर है, जैसे यादव। उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया जैसे समाजवादी पार्टी, और सब लोगों ने मिलकर उसको वोट दिया। उसके कुछ नेता जीते, कुछ उनकी सीटें निकली। ये बात देखा बीजेपी वालों ने, तो बीजेपी वालों ने सोचा कि अगर ये आदमी यादव नेता को खड़ा करके यादवों को वोट ले सकता है तो ये काम मैं दूसरी जाति के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो दूसरी साइड से आया दूसरा नेता बीजेपी का, उसने दलितों के बीच में दलित नेता, प्रजापति के बीच में प्रजापति नेता, ब्राह्मण के बीच में ब्राह्मण नेता, क्षत्रियों के बीच में क्षत्रिय नेता, इस तरह से खड़े कर दिए कि जाओ तुम भी अपने अपनी जाति के लोगों को वोट लेके आओ। तो बीजेपी ने जो किया हम उसको जाति का राजनीतिकरण कहेंगे। समझ आया? समाजवादी पार्टी में जो हो रहा था वो जाति का राजनीतिकरण नहीं था, वो जातिगत राजनीति थी। क्लियर? यस सर। सबको बराबर समझ में आया? और ये भी समझ में आया होगा कि क्यों जाति का राजनीतिकरण किया गया। बिकॉज नेताओं को ये दिखा कि लोग जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम भी उस जाति किसी भी जाति के नेता को उनकी जातियों के बीच में वोट रिझाने के लिए खड़ा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? यस सर। तो इस तरह से ये जाति का राजनीतिकरण हुआ। क्या हुआ? जाति का राजनीतिकरण। कैसे? ये भी हमने बता दिया कि जातीय समूहों के बीच में उन्हीं के जाति के नेता को स्थापित करके। बराबर है ना? हेलो, बराबर है ना? यस सर। तो ये कैसे और क्यों दोनों का उत्तर हो गया। तो जाति का राजनीतिकरण क्या है हम ये समझेंगे। इसके पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, जाति का राजनीतिकरण। हेडिंग डालेंगे सभी, जाति का राजनीतिकरण। लिखेंगे यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। अच्छा एक बात बताओ, हमने पहले वाले में क्या लिखा था? प्रक्रिया लिखा था। नहीं, फिर देख लो, देख के बता दो। सर आपने लिखा, सर पढ़ दें क्या? हाँ हाँ, यस सर। सर आपने लिखा था इसका अर्थ है कि जाति आधारित राजनीति रणनीति बनाना, राजनीतिक दल स्थापित करना, नीतियां बनाना जो कि किसी खास जाति की जातीय पहचान, उनके गौरव, उनके सामाजिक उत्थान तथा उनके विकास एवं समावेशन के लिए प्रतिबद्ध हो। आगे। जैसे जैसे दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी पीएसपी। आगे। जाति आधारित राजनीति के निम्नलिखित पहलू हैं। जैसे फर्स्ट है वोट देने का पैटर्न जाति के यस, आसपास यस, होता है। ये एक पैटर्न है। पैटर्न, हाँ जी, उसको अंडरलाइन कर लो। वो प्रक्रिया नहीं है, वो पैटर्न है। मैंने बोला था ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो पैटर्न होता है या प्रक्रिया होती है। या तो पैटर्न होता है या तो प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया होती है। पैटर्न एक तरीके से स्थापित व्यवस्था होती है किसी भी चीज की। प्रक्रिया उसको देखकर कॉपी करने की कोशिश।
प्रक्रिया क्या होती है उसको देखकर कॉपी करने की कोशिश। जैसे मैं आपको बताता हूँ पैटर्न और प्रक्रिया के बीच में अंतर। एक विश्वविद्यालय से एक लड़की निकली, वो एक रिक्शे में बैठी, पीछे से एक लड़का आया, बाइक में था। ध्यान से सुनना, मिस हो गया तो तुम्हारी जवानी पे संदेह है। तो वो लड़की रिक्शे में चुपचाप जा रही थी, पीछे से लड़का धीरे धीरे आ रहा था, रिक्शे के ठीक पीछे था। अचानक भीड़ भाड़ वाला एरिया खत्म हो जाता है, कुछ पेड़ ओड़ होते हैं, रिक्शा थोड़ा धीमे होता है, बाइक रिक्शे के बगल में आ जाती है। लड़के ने एक बड़ा सा गुलाब का फूल का गुच्छा निकाला और लड़की को पकड़ा दिया। इसके बाद रिक्शा आगे चला गया, लड़का पीछे हो गया, लेकिन लड़का धीरे धीरे चलता रहा, डिस्टेंस बढ़ता गया, रिक्शा काफी आगे निकल गया, लड़का काफी पीछे रह गया, लेकिन रिक्शा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद रिक्शा एक घर के सामने खड़ा होता है, लेकिन वहां से पीछे बाइक नहीं दिखाई दे रही थी। इस बात को भोला राम ने देख लिया। अगले दिन भोला राम विश्वविद्यालय के बाहर खड़ा, लड़की रिक्शे आई, रिक्शे में बैठी, भोला राम ने रिक्शे का पीछा किया, रिक्शा नहीं रुका। भोला राम ने रिक्शे वाले को बोला यहाँ पे रुकना है, धीमे होना है। रिक्शा और तेज हो गया, जंगल वाला एरिया शुरू हो गया, तो भोला राम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, रिक्शे वाले ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद भोला राम और रिक्शे वाला दोनों एक घर के पास पहुंच गए। लड़की रिक्शे से उतरी, घर के अंदर चली गई। भोला राम जब तक गाड़ी घुमाते, अंदर से दो लोग निकले और भोला राम की कस की कुटाई हुई। बोलो क्या क्या दोनों कहानियों में क्या अंतर है? हेलो, जी सर। दोनों कहानियों में क्या अंतर है? लड़का जो था उसके घर से नहीं गया था, उससे पहले एक सौ जगह था। गोला राम को उसके बाद जानकारी मिली तो उसकी वजह से उसके घर तक पहुंच गया, इसके वजह से बताइए वो। चलो, आधा तुमको समझ में आ गया, और किसको बाकी का आधा समझ में आया? ये हमारी क्लास में सब सिंगल ही है क्या? दुखद है। खैर चलो मैं पूरा करता हूं। अगले दिन भोला राम फिर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े और दो बाइक आकर रुकी। समझ गए? हाँ ना बोलने के लिए 14 साल पार करना होता है, और वो तुम 6 साल पहले पार कर चुके हो। एक बात बताओ, ये तुम 14 साल के बाद तुमने 30 साल तो नहीं पार कर लिए? नहीं सर। नहीं नहीं, 30 साल पार करने वालों को भी समझ में नहीं आता, वो राखी लिए घूमते रहते हैं फिर हर जगह, वो उनकी बात नहीं है। खैर, तो दो बाइक आके रुकी। समझ गए कौन कौन? समझ गए। कुछ होता भोला राम तो कुट चुके थे, लड़की को भोला राम पे दया भी थी, तो भोला राम ने पहले पूछ ही लिया, ये बताओ मेरी पिटाई काहे हुई? तो जो बाइक में दूसरा वाला लड़का था, उसने कहा मैं बताऊं क्या? तो कहा नहीं, तुम नहीं बताओ, तुमने कुछ पता नहीं है, ये बताएंगी मोहतरमा कि मेरी पिटाई काहे हुई। तो मोहतरमा ने बताया कि चूंकि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो वो उसकी तरफ देखा तो कहा पीछा तो ये भी कल कर रहा था। तो लड़की ने कहा वो 10 साल पहले मार खा चुका है। तो उसने कहा कि मतलब 10 साल बाद मेरा नंबर आएगा? तो लड़की ने कहा नहीं, ये नंबर एक ही जन को मिलता है। सब समझ में आ गया कहानी? तो भोला राम प्रक्रिया को पालन कर रहे थे, नकल कर रहे थे, एक प्रक्रिया को देखा, उसको कॉपी करने लगे, और उसके पहले वाली कहानी एक पैटर्न बन चुकी थी। समझ गए कि कोई भी प्रक्रिया जब पैटर्न बन जाती है तो वो एक नॉर्मल सी बात होती है, वो स्वाभाविक होने लगता है।
बाहर से किसी व्यक्ति ने देखा, उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो एक प्रक्रिया होगी, और उस प्रक्रिया में बहुत सारी चोटें होंगी। तुम में से किसी ने चोटें खाई हैं? नो सर। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना तो तुम हंसी का पात्र बनते। जिसने चोटें नहीं खाई, इसका मतलब उनका अभी सब कुछ या तो ओवर रेटेड है या आउटडेटेड है। तो मैंने खाई। खाई हैं? मैंने भी खाई। जिसने चोटें खाई हैं उनका सब ठीक ठाक चल रहा है। जिसने ने चोटें नहीं खाई, उनको अपना कैलेंडर डेट में जाके बर्थ डेट फिर से चेक करना चाहिए। हाँ सर खाई। ठीक है, आई थिंक खाई हैं, सब ने खाई होती हैं। जिसने नहीं खाई होते हैं वो, इसका मतलब वो नाई के भरोसे है। अब मैं बता दूं नाई के भरोसे कैसे है। हमारे पिताजी की जब शादी हुई और शादी होके हमारी माँ घर आ गई, तो हमारे पिताजी की बड़ी जिज्ञासा कि वो अपनी पत्नी को देख लें। तो उन्होंने नाई से पूछा कैसी दिखते हैं, तो उन्होंने कहा आज तो देख ही लेना जाके। तो कहा, नाई ने कहा कि इतने दिन में तुमने कभी नहीं पूछा, आज जब शादी तुम्हारी हो गई तो तुम पूछ रहे हो कैसी दिखते हैं। मतलब ये कि नाई ही गए थे, रिश्ता तय कराए थे, घर वालों को अता पता भी नहीं कि लड़के कैसे दिखते हैं, किसी को नहीं पता था, सिर्फ नाई को पता था। तो नाई ने जो है एक बार हमारे ग्रैंडफादर से बोला कि मालिक आपने तो देखा था। तो हमारे ग्रैंडफादर ने कहा हम गए तो थे लेकिन हमने देखा नहीं था। फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। खैर बाद में जब सब नॉर्मल हो गया और बहुत समय बाद एक बार हमारे मामा जी उसी नाई से मजाक कर रहे थे कि बताओ काका, अगर हम कोई और लड़की भेज देते तो नाई ने कहा हाँ बात तो सही है, क्योंकि उस समय जयमाल तो हुआ नहीं था, सिर्फ जो पुरानी रस्म से ब्याह होते थे उस तरह ब्याह हुआ था। और घर आके घर वालों को किसी को पता नहीं, और फिर नाई कभी देखता नहीं कि बहू कैसी दिखती है। ऐसा ही होगा ना, फिर नाई किसी घर में थोड़े ना घुसेगा कि बहू कैसी दिखती है, पहले तो सिर्फ नाई नहीं देखा। तो अगर तुम लोग नाई के भरोसे हो तो तुम्हारा धन्य है और तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाए। तो प्रक्रिया और पैटर्न का अंतर समझ में आया? प्रक्रिया में अक्सर लोग मार खा जाते हैं, पैटर्न थोड़ा मजबूत होता है। ये प्रक्रिया और पैटर्न का अंतर आपको ध्यान रखना है, हर जगह ध्यान रखना है। बिकॉज जितने सब्जेक्ट करंट अफेयर्स इन्वॉल्व करते हैं उसमें प्रक्रिया बहुत होती है, और जिसमें करंट अफेयर्स नहीं होते उनमें पैटर्न ही पैटर्न होते हैं। जिनमें करंट अफेयर्स नहीं होते उनमें पैटर्न बहुत होते हैं। हमारे सोशलॉजी में करीब 30% एरिया है जहां पे करंट अफेयर्स होता है, 70% ऐसा है जहां नहीं होता। तो प्रक्रिया में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। नहीं तुम्हारा हाल भोला राम जैसा होगा, लिखोगे कुछ और मतलब निकलेगा कुछ और नंबर मिलेंगे कुछ और बापू कल्पना लगाए कुछ बैठे होंगे और ये सब मैच नहीं करेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, जैसे अभी 25 तारीख को प्री होने वाला है, बहुतों को यही अनुभव होगा हॉल में कि हमने पढ़ा कुछ तो 25 तारीख को होने वाला है ऐसा। ठीक है ना, मैं मतलब इस अति सीरियस विषय में हंसाना नहीं चाहता था, लेकिन जब 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आप लोग खुद हंसना सीख लोगे। ये सारी भाव भंगिमाएं पहले अटेम्प्ट में ज़्यादा खराब होती हैं, खासतौर से वो जो अति अपेक्षा के साथ कुछ भी तैयारी करके पहुंच जाते हैं। तो यह क्या है, मतलब जाति का राजनीतिकरण क्या है? प्रक्रिया। ठीक, चलिए, जिसके माध्यम से, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जातीय पहचानों का राजनीतिक उपयोग किया जाता है। राजनीतिक उपयोग किया जाता है।
फुल स्टॉप। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति का उपयोग किया जाता है, जाति का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? हेलो, चलिए लिखेंगे। ये फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणधर्म, है ना? इसके फीचर को क्या कहते हैं? जाति का राजनीतिक विशेषताएं। हाँ लिखिए, विशेषताएं। विशेषताएं। राजनीतिक दल जातीय पहचान को, जातीय पहचान को अपना वोट बैंक बनाने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित करती हैं, अत्यधिक प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी जातीय प्रतिष्ठा, कौमा पहचान तथा उनकी सर्वोच्चता, तथा जातीय सर्वोच्चता लिखिए, तथा जातीय सर्वोच्चता तथा जातीय सर्वोच्चता को अभिमान के दायरे में लाया जाता है, अभिमान के दायरे में लाया जाता है। लिख गया? खुशी पढ़ो क्या लिखा सेकंड पॉइंट। अपनी जाति प्रतिष्ठा, पहचान तथा जातीय सर्वोच्चता को अभिमान के दायरे में लाया जाता है। अब ध्यान से सब लोग सोचिए पहले कि ऐसा तुम सभी महसूस करते हो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझ गए क्या कि तुम्हारा राजनीतिकरण हो रहा है? हो गया है नहीं, हो गया तो पैटर्न बन जाएगा। जाति का राजनीतिकरण एक प्रक्रिया है, मैंने बोला, इसका मतलब वो कभी समाप्त नहीं होगा, उसका प्रयास हमेशा किया जाएगा। क्लियर? चलो, अच्छा ऐसा नहीं कि केवल यही एक सोच है, कुछ बच्चे ऐसा भी महसूस करते होंगे कि हमें क्या, हमें तो सिर्फ हाथी देख के वोट डालना है। तो उनका ये कि उनका जाति का राजनीतिकरण नहीं है, वो जाति आधारित राजनीति है प्रॉपर, क्योंकि वहां पर आपकी जाति का सर्वोच्चता और अभिमान ये सब नहीं होता। वहां तो ये होता है कि हम सभी सताए हुए हैं, हम सभी वंचित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, छुआछूत का शिकार हुए हैं, इसलिए हमें संगठित रहना है, नहीं तो हमको फिर से ये लोग मिलकर सताएंगे। इसलिए उनका पैटर्न मजबूत है और वो बना रहता है,
और ये जो प्रक्रिया मैंने बोला जाति का राजनीतिकरण, ये बदलता रहता है। कभी यूपी में लगता है ब्राह्मण सर्वोच्च है तो कभी यूपी में लगता है क्षत्रिय सर्वोच्च है। हेलो, यूपी से है कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय? ये बात सही है ना कि यूपी की राजनीति में कभी लगता है ब्राह्मण सर्वोच्च है, कभी लगता है क्षत्रिय सर्वोच्च है। वो तो डिपेंड करता है कि किसका नेतृत्व किस समय डोमिनेटिंग पोजीशन पर है ना। हालांकि हम ऐसा कोई विश्वास नहीं करते सोशियोलॉजी की क्लास के आधार पर कि कोई सर्वोच्च है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों, नेताओं के भाषणों में वो सर्वोच्चता, वो अभिमान दिखाई देगा। क्लियर? और जो जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी जाति का अभिमान है, जाति का कुछ, ये तुम समझ लो तुम राजनीतिक तौर पर पेट्रोल हो, ईंधन। जैसे ईंधन गाड़ी में भरकर गाड़ी को तेज चलाया जाता है, उसी तरह तुमको जो है राजनीति में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और तुम अपना बुद्धि और विवेक खो चुके हो। ये मैं जाति के राजनीतिकरण की बात कर रहा हूं। ये बात मैंने जाति आधारित राजनीति में करी क्या? उधर मैंने वोटर को या ऐसी फीलिंग रखने वालों को पेट्रोल कहा गया। तो अभी तुमको अपना दिमाग लगाना है। तुमको मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको इस तरह का अभिमान महसूस हो रहा हो, उनको, बराबर है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं कि जाति आधारित राजनीतिकरण क्या, वो जाति का राजनीतिकरण आपस में आखिर है क्या? क्लियर? क्लियर है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। चलो एक बार इसे पढ़ लो दोनों पॉइंट, और जिसके जो डाउट्स हैं पूछ लो, तो फिर हम मान लें कि आपके लिए आसान हो गया है कि तुम भोला राम हो या नहीं हो, इतना काफी है। ठीक, देखो पढ़ लो इसे। डन? सर खुशी, सर मुझे सेकंड पॉइंट नहीं समझ आ रहा। पढ़ो। अपनी जातीय प्रतिष्ठा, पहचान तथा जातीय सर्वोच्चता को अभिमान के दायरे में लाया जाता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई राजनीतिक दल जो जाति का राजनीतिकरण कर रहा है, तो वो आपकी जाति के बीच में कुछ नेता लाएंगे, फिर वो नेता आपके बीच में बोलेंगे कि हमारी जाति ऐसी थी, हमारी जाति के ये नायक थे, हमारी जाति में ये मूल्य हैं, वैल्यू सिस्टम है, दूसरी जाति तो जातियां हैं क्या, उनमें तो कोई दम की बात नहीं है, कमज़ोर लोग होते हैं, हम लोग इस हिसाब से मजबूत हैं। हम मतलब कुछ भी जो भी है उसको प्रज्वलित किया जाता है। आपको ये महसूस कराया जाता है कि ये जाति बहुत जोरदार है, बहुत पावरफुल है, उसमें ये अच्छी बात है, ताकि आप सब एक जाति के तौर पर संगठित व्यवहार करो, ताकि राजनीतिक दल जब एक खास जाति का नेता, मतलब आप ही की जाति का नेता आपके ऊपर थोपे, तो आप उसे आंख बंद करके वोट दे दो। अभी ठीक है? ये यूपी बिहार वालों को तो कहने का हक ही नहीं कि हमें समझ में नहीं आया। उनके नसों में खून से ज्यादा जातिवाद भरा है, इसके बावजूद ये दिक्कत है। हेलो, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सिडरी रिपब्लिक ऑफ बिहार, ये तुमको समझ में आया?
यस। पूछो। हाँ पूछो। जातीय पहचानों का राजनीतिक उपयोग ये बता दो। मतलब ये कि आपकी जाति की जो पहचान है उसको उसको वोट बैंक के तौर पर लेने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जातीय समूहों को राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जाता है। उन्हें कॉमा उन्हें राजनीतिक मांगों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें राजनीतिक मांगों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे जैसे आरक्षण की मांग, कॉमा प्रतिनिधित्व की मांग, जैसे आरक्षण की मांग, कॉमा प्रतिनिधित्व की मांग। अब बताओ किसको दिक्कत है समझने में? हुआ कि नहीं? यस। क्लियर है ना? इसमें छोटा सा हेडिंग लिखिए प्रभाव, इसी के नीचे, मतलब इसी जो आपका ये हेडिंग चल रहा है जाति का राजनीतिकरण, उसी में छोटा सा लिखिए प्रभाव, ऐसे। और इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। प्रभाव में लिखिए इसके फलस्वरूप जातिवाद बढ़ता है। कॉमा जातीय संगठन उग्र हो सकते हैं। तथा अपनी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मांगों के लिए आंदोलित हो सकते हैं। आंदोलित हो सकते हैं। आंदोलित हो सकते हैं। डन। अब आप ये बताइए कि ऐसे लोग जो आंदोलित हो रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे भोलाराम, ये जो आंदोलित हो रहे हैं, इनका जातिवाद बढ़ चुका है कि नहीं? इनका जातिवाद बढ़ चुका है कि नहीं? तो जाति का राजनीतिकरण लोगों का जातिवाद बढ़ा रहा है, यस और नो? व्यक्तिगत स्तर पर आप में से कुछ लोग या आप सभी इस जाति के राजनीतिकरण के फलस्वरूप अधिक जातिवादी महसूस करने लगे हैं कि नहीं?
ये सर यस चलो अपना नहीं, पड़ोसी का एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, सारा दोष उसी में है ना, कह सकते हैं ना। तो यह है जाति का राजनीतिकरण। जाति का राजनीतिकरण एवं जाति आधारित राजनीति में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम्म, ठीक है, जैसे लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए, जाट आरक्षण की मांग, जाट आरक्षण की मांग, जाटों की मांग क्या है कि हमको ओबीसी में डाला जाए। इसी तरह गुर्जर आरक्षण है, वो कहते हैं हमको एससी में डाला जाए। राजस्थान में गुर्जर जाति है, वो कहते हैं कि हमको एससी में डाला जाए, और आंदोलन कर चुके हैं, वो भी ट्रेन वगैरह रोक चुके हैं। हेडिंग लिख लीजिए, जैसे जाट आरक्षण की मांग। और किसी कोई दिक्कत दोनों को समझने में? बेटा मांग वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो है उनकी जातीय प्रतिष्ठा और उनकी जातीय सम्मान, उनका जातीय अभिमान, इस चीज को इतना ज्यादा समाज में फैला दिया जाता है कि वो जाति के लोग बहुत संगठित हो जाते हैं। जैसे ये करड़ी सेना वाले राजपूत हैं, करड़ी सेना वाले, और वो राजस्थान से शुरू हुए और लगभग अब उत्तर भारत में फैल चुके हैं। कोई भी बात होती है तो उनका जो है जातीय अस्मिता हर्ट हो जाती है, वो आंदोलन करने लगते हैं। हालांकि वो आरक्षण की मांग नहीं करते क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल चुका है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण न मिला था तब वो बहुत आंदोलन कर रहे थे। उसके अलावा वो प्रतिनिधित्व के मामले में यह आंदोलन करते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता है ना, राजनीतिक दलों को दिखाई देता है अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं, अगर इनका एक नेता डाल दिया जाए इधर तो वो टिकट निकाल लेगा, ऐसा होगा ना। यस, तो ये करड़ी सेना वाले राजपूत हैं, ये जो है आंदोलन करते हैं तो ये अपनी जाति को असर्ट करते हैं। असर्ट करने का मतलब मैं में। क्लियर? मैं का मतलब हमारी ही जाति और हमारा ही सम्मान, हम ही को ये चाहिए, हम ही को वो चाहिए। असर्ट करने का मतलब ये होता है, ठीक है। सर राजाओं को बोला जाता था महिम, उनके आने पर। क्या बोला जाता था? जो आपने वर्ड यूज किया था अभी। नहीं, मैं का मतलब होता है ओनली आई। हाँ, ठीक है, ये समझ आया ना सबको कैसे जातिवाद फैला है, ये जाति का राजनीतिकरण कैसे जातिवाद को फैलाता है। समझ आया सबको? चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग डालिए, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का द्वंद्व। जाति व्यवस्था में कुछ द्वंद्व हैं। द्वंद्व, जाति व्यवस्था, द्वंद्व का मतलब क्या है? कुछ विरोधाभासी बातें हैं। मैंने आपसे पहले ये बात बोली थी कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हमेशा उसकी प्रयोगशाला में हैं, हमेशा। तो हमें कोई भी चीज आपको महसूस कराना बहुत आसान हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर जातिवाद ही ले लीजिए। एक दलित का जातिवाद और एक सवर्ण का जातिवाद में क्या अंतर है? तो दलित जब करे तो वो जातिवाद नहीं कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण दलित जब करे तो वो सामाजिक न्याय है, सवर्ण जब करे तो वो जाति का राजनीतिकरण है। क्लियर? Yes. चूंकि सामाजिक न्याय के आधार पर वो ऑलरेडी बहुत आगे है, सामाजिक अन्याय उसकी वजह से है, सामाजिक अन्याय उसकी वजह से। चूंकि वो दलितों के साथ खाता पीता नहीं, उसे अपने बराबर नहीं समझता, उसे एक अपने चारपाई में बैठने नहीं देता, गांवों में चारपाई होती है जैसे बेड आपके यहाँ होता है, तो उन सभी वजहों से दलितों का जो जातिवाद है, जो संगठित रहने की भावना है, वो जातिवाद नहीं है, वो सामाजिक न्याय है। ठीक है ना? चलिए इसमें पहली हेडिंग डालेंगे जाति व्यवस्था का कमजोर होना। जाति व्यवस्था का कमजोर होना, ऐसे एक करके लिख लीजिए, कमजोर होना, जाति व्यवस्था का कमजोर होना। उसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग नहीं सिर्फ पॉइंट है ऐसे। क्या जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है, यस और नो? जैसे कैसे कमजोर हो रही है? लोगों के अंदर आप लोग इतना लिखिए 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 लिखिए, सही कह रहे हैं, लिखिए। पदानुक्रमों का कमजोर होना। अब पदानुक्रम कमजोर हो रहे हैं। पहले क्या होता था? शूद्र एकदम नीचे, फिर उसके ऊपर वैश्य, फिर उसके ऊपर क्षत्रिय, फिर सबसे ऊपर ब्राह्मण। तो ये जो पदानुक्रम थे इतने कठोर थे कि हर वर्ग अपने से नीचे वाले सभी वर्गों को तिरस्कार या कमजोर या हेय दृष्टि से देखता था। लेकिन जब ये पदानुक्रम कमजोर होने लगे तो अब धीरे धीरे आप ये मानने लगे कि कोई हमसे नीचे या ऊपर नहीं। ठीक है ना? पदानुक्रम कमजोर हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, जजमानी सिस्टम यानी कि जजमानी व्यवस्था का कमजोर होना। किसको पता है जजमानी व्यवस्था क्या है? राजकुमार बताइए, जजमानी व्यवस्था क्या है? मतलब समझा दीजिए। सर वही जो कथा होता है गांव में, सर वही जो ब्राह्मण जाते हैं कथा कराने के लिए। नहीं नहीं, वो बहुत, इसका एक उदाहरण मात्र है। और कोई? सर मैं बताऊं सर, एक यजमान होता है, एक यजमान नहीं होता, जजमान होता है। यजमान। हाँ जी, फिर काम करता है, सेवाएं देता है और फिर थोड़ा बहुत अपना जीविका निकालता है। यस 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 यस। तो ऐसे गुड। तो जजमानी व्यवस्था क्या होता है समझ लीजिए कि जैसे गांवों में कुछ होते थे जिनके पास जमीन होती थी। पहले मध्यकाल में, प्राचीन काल में कुछ लोग होते थे जिनके पास जमीन होती थी। अच्छा, उत्पादन के और तो कोई साधन थे नहीं, उस समय की फैक्ट्रियां, उस समय की जमीनें ही थी, जो भी उत्पादन होता था वो जमीनों में ही होता था। तो किसान उस समय का उद्योगपति मान लीजिए आप उसे। ये जो जो लोग किसान है ये तो खुश हो गए होंगे ना कि आप लोग पुराने उद्योगपति हैं। तो किसान उत्पादन करता और बाकी लोग उसकी सेवा करते। कैसे? जैसे नाई अपनी सेवाएं उसको फ्री में देता, लोहार यानी कि कारपेंटर अपनी सेवाएं उसको फ्री में देता, पुरोहित
अपनी सेवा उसको फ्री में देता। तो जो किसान है, जिसके पास जमीनें हैं, जिसके पास अनाज है, वो हो गया जजमान। ठीक। यस सर। और बाकी जो सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवा उसको देते। और किसान जब उत्पादन होता तो अन्न का एक हिस्सा वो नाई को, कारपेंटर को, धोबी को, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को, सबको देता। और मिट्टी का बर्तन बनाने वाला साथ में हर साल कुछ न कुछ मिट्टी के बर्तन उसको ऐसे फ्री में देगा। तो एक तरीके से ये आर्थिक व्यवस्था थी कि लोग अपनी सेवाएं जजमान को देते और जजमान सबको अनाज देता। ठीक है, सबका पेट जजमान के अनाज से पलता। यस सर। ये था जजमानी व्यवस्था। तो गांवों में जजमानी व्यवस्था अभी भी कहीं कहीं हो सकती है, अन्यथा जजमानी व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, उसका पतन लगभग लगभग हो चुका है। जजमानी व्यवस्था न होने के कारण पदानुक्रम कमजोर और हुए हैं, और ये एक बड़ा कारण है जातिवाद को कमजोर करने में। क्लियर है? यस। Yes, sir. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। वर्ण आधारित व्यवसायों का कमजोर होना। वर्ण आधारित व्यवसायों का कमजोर होना। चलिए ए हो गया। अब लिखिए हेडिंग बी, और इसमें लिखिए जाति व्यवस्था का मजबूत होना। अब द्वंद्व समझ में आया कि एक मत तो ये कहता है कि जाति व्यवस्था कमजोर हुई, दूसरा ये कहता है जाति व्यवस्था मजबूत हुई। तो जाति व्यवस्था का मजबूत होना, ये दूसरी हेडिंग लिखिए। इसमें पहला पॉइंट लिखिए जाति का राजनीतिकरण। अभी हमने यही पढ़ा था ना, जाति का राजनीतिकरण। जाति का राजनीतिकरण क्या स्थापित करता है कि जातियां और कट्टर हो गई। Yes, sir. Yes, sir. गुड। कौन पूछ रहा है? प्रिया बोलो। हाँ हाँ। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि अपनी जाति को सर्वोच्च मानना, सर्वोच्च का भाव है तो जाति किसमें लिख सकते हैं? मजबूती में से। जाति को मजबूत, नहीं नहीं, वो आपने लिख लिया ना, जाति का राजनीतिकरण, वो उसमें सब बातें हो गई। ठीक है, अभी हम लोग और कुछ कंक्रीट पॉइंट लिखेंगे। लिखिए आरक्षण प्रणाली, सॉरी जाति आधारित आरक्षण प्रणाली। जाति आधारित आरक्षण प्रणाली। अच्छा एक बात बताइए, ईडब्ल्यूएस जाति आधारित है कि नहीं? और एससी कम्युनिटी का आरक्षण जाति आधारित है कि नहीं? है सर, है। दोनों में कौन जातिवाद है, या दोनों जातिवाद है, या दोनों नहीं है? सर ऐसे जातिवाद है। नहीं है सर, ऐसी जातिवाद नहीं है, नहीं है। एससी कम्युनिटी का जो आरक्षण है वो जातिवाद कैसे हो सकता है? अगर एससी कम्युनिटी की हालत थोड़ी अच्छी होती तो भारत में जाति वो आरक्षण व्यवस्था होता ही नहीं। रहमती, समझ में नहीं आया क्या बेटा? नो सर। तो बोलना था ना, पूछिए कहाँ डाउट है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, ऐसे नहीं बात बनेगी। हेडिंग एक क्वेश्चन लिखिए।
अलग से लिखना है। इस पेज में हम अभी टॉपिक को पूरा करेंगे, ठीक है। उदाहरण सहित कॉमा जाति के राजनीतिकरण को जाति आधारित राजनीति से एक बार दोबारा बताइए। उदाहरण सहित जाति के राजनीतिकरण को जाति आधारित राजनीति से विभेद कीजिए। मतलब अंतर बताइए दोनों में, मोटी बात यह है, उदाहरण सहित, ठीक है। देख लो, जिसको ना मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही संवेदनशील विषय होते हैं, इसलिए मैं इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं मचा रहा हूँ। आप लोग समझे नहीं तो पूछ लीजिए। मैंने बोला ना, अंतर स्पष्ट करिए। तुम हो कहाँ? दोनों में उदाहरण सहित अंतर बताना है। लिखो 10 मिनट मैक्सिमम, ये भी काफी है। हेलो सर, एक बार मेरा क्वेश्चन सुन लो। हाँ हाँ बोलो। जाति के राजनीतिकरण को जात आधारित विभेदीकरण। अरे मोटी बात तुम समझ लो, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा कोई नहीं देखने वाला, अब उत्तर तुम्हारा सही होना चाहिए बस। और हाँ, उदाहरण और लैंग्वेज सब अपने अपने से लिखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल ही लिखना है ढंग से। लिखिए।
ओके, राजकुमार बताइए। रुको रुको, रहमती का हुआ क्या? पढ़िए। नहीं रुको, रहमती यस बताइए। सर, मैंने थोड़ी सी पाई। क्यों? पढ़ूं सर? तुमने अंतर लिखा है बेटा, परफॉर्मेंस में आपकी गिरावट है। क्यों? कम समझ में आ रहा है, कोई और दिक्कत है? सर थोड़ी पढ़ो सर। चलो राजकुमार आप बताओ। जाति आधारित राजनीति एक पैटर्न है जो जाति आधारित राजनीति बनाना, रणनीति बनाना, राजनीतिक दल स्थापित करना, नीतियां बनाना जो किसी विशेष जाति की जाति पहचान, उनके गौरव और सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे किसी दलित जाति का व्यक्ति या समूह अपनी ही जाति की ओट कर रहा है, जिससे उस जाति का ही सामाजिक उत्थान एवं विकास हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जाति का राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे इससे तात्पर्य है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जाति पहचानों का राजनीतिकरण किया जाता है, अर्थात राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक यादव जाति का एक दल बना हो, उसमें यादव जाति के लोग भी वोट कर रहे हैं और ऐसे बीजेपी पार्टी किसी यादव जाति के ही किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर वोट डालती है। राजकुमार पहले सुनो, किसी जाति का उदाहरण में नाम नहीं डालना है, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे जब हम सवर्ण कहते हैं तो वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, जब दलित कहते हैं तो वो जाति नहीं है, कोई दलित कहते हैं तो जाति नहीं है, बैकवर्ड कहते हैं तो जाति नहीं है, ठीक है? ये लिख सकते हैं, लेकिन किसी जाति का नाम और राजनीतिक दल का नाम नहीं लिखना है। हाँ जीनल जाति का राजनीतिकरण एक प्रक्रिया है जो जातीय पहचान का राजनीति में उपयोग करते हैं। जातीय पहचान की मदद से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण, जैसे किसी राजनीतिक दल में अलग अलग जाति के नेताओं को चुन के वोट बैंक को बढ़ाना और अपनी जातीय पहचान को बढ़ावा देना। जाति आधारित राजनीति में देखें तो जाति आधारित राजनीति एग्जाम्पल बताओ। जैसे किसी राजनीतिक दल में अलग अलग जाति के नेताओं को चुन के वोट बैंक को बढ़ाना और अपनी जातीय पहचान को बढ़ावा देना। हाँ, थोड़ा और अच्छे से उदाहरण लिखना था। और कोई एग्जाम्पल बताइए। जोर से बोलो। जाति का राजनीतिकरण सुविधा को बढ़ावा देता है, अर्थात ही जातिवाद कहलाता है, जबकि जाति आधारित राजनीति जैसे दलित के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय कहलाता है। ब्राह्मण या पटेल के सर्वोत्तम से कौन से दल की प्रतिष्ठा हो पाता है, नीला झंडा और निशान का प्राप्त नहीं। ये जिसने जातियों के नाम लिखे हैं वो अपना उत्तर वो समझ लें, उनको 0 नंबर मिलेंगे। हाँ सर, जैसे अगर दलित ब्राह्मणों द्वारा किसी राजनीतिक दल का निर्माण किया जाता है तो वह सामाजिक न्याय के उद्देश्य से करते हैं, और सवर्ण जातियों के द्वारा किसी राजनीतिक दल को स्थापित किया जाता है तो वो जाति का राजनीतिकरण करती है। पहला उदाहरण ये लिखा था सर मैंने। सेकंड लिखा था कि दलितों के लिए आरक्षण प्रणाली उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है जो कि जाति आधारित है, परंतु सवर्ण जाति द्वारा जाति आरक्षण की मांग करना वो राजनीतिकरण। चलो, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा सावधान और पूछिए और उसको समझिए, ऐसे नहीं काम चलेगा ना। आप बाद में रट्टा मारेंगे, कितना याद कर लोगे? जीएस 4 पेपर हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, निबंध हैं,
क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, कितना रट्टा मार लोगे। तो याद करने के चक्कर में कम पढ़ो, समझ लो अच्छे से। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, हम जो बात कर रहे थे जाति। हंसा कुमारी, बहुत टाइम लगा दिया, 15 मिनट हो गए ना। ये बोल रही है ना, बीच में थोड़ी ना बोलूं। नहीं नहीं, आप अपना नाम क्यों नहीं आपने प्रपोज किया पहले। चलिए, मैंने सोचा था ये बता नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, ये कंपटीशन है, इसमें सोच के काम नहीं, इसमें तुरंत अपना धावा बोल देते हैं जैसे 9-10 मिनट हो जाए। ठीक है, चलो बताओ, उदाहरण अपना बताओ। जाति को राजनीति में शामिल करना और जाति आधारित राजनीति को अलग अलग चीजें हैं। जाति का राजनीति का अर्थ है जाति को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल। अरे बेटा, मैंने आपसे पूछा अपना उदाहरण मुझे एक्सप्लेन करो, उदाहरण लिखा है। जाति की राजनीति और जाति आधारित राजनीति दोनों में यह एक जाति की राजनीति, यह एक प्रतिक्रिया है जिसमें जाति को राजनीतिक। हंसा कुमारी, हंसा कुमारी, उदाहरण लिखा है। कहानी नहीं सुनाना, उदाहरण पढ़ो चुपचाप। एक राजनीतिक दल अपने जातिगत वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जाति के आधार पर खास योजनाओं की घोषणा करता है। एक उदाहरण तो ये भी था। ये किस चीज का उदाहरण है। ये मतलब दोनों का मिक्स में जाति की राजनीति और जाति आधारित राजनीति। बेटा अगर दोनों को तुमने मिक्स कर दिया है तो तुमको जो समझ में आया है वो सबसे कम आया है। फिर सर मैं ट्यूशन पीडीएफ भेजूंगी, आप एक बार चेक करके बताओ। आवश्यक नहीं है, आपको समझ में आना ज्यादा आवश्यक है। चेक करके बताओ तो सही कैसे है या कैसे नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जब हम उत्तर आपको लिख के सबमिट करने के लिए देंगे वो पर्पज अलग होता है, जब हम आपको क्लास में उत्तर लिखने के लिए बोल रहे हैं वो पर्पज अलग है। इधर हमने आपको 10 मिनट दिया इसलिए ताकि हमें ये पता चले तुम्हारे दिमाग में क्या है, इसलिए नहीं कि मैं तुमको बताऊं। मुझे बताना होगा, मैं पूरी क्लास दोबारा करूंगा। आप स्पष्ट तौर पर सोच के पहले सोच लो अच्छे से कि आपने किस चीज का एग्जाम्पल बताना है। आपके पास दो ही चीजें हैं, जाति आधारित राजनीति या जाति का राजनीतिकरण, और उसका मुझे एग्जाम्पल बताओ। मुझे स्पष्ट तौर पर देखना है कि तुम्हें ये समझ आया कि दोनों क्या चीजें हैं। हंसा कुमारी, तुम्हें मैसेज मेरा मिल गया। अच्छे से सोचो और बताओ। नहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है। ये इमेजिन करो कि तुम लाइव क्लास में हो तो खड़े हो, तुम्हें तुरंत सोच के बताना है। बेटा कहानी, मेरे को कहानी वानी मत सुनाओ, स्पष्ट तौर पर तुम सोच लो, अपनी कॉपी नीचे रख दो कि जाति आधारित राजनीति, इसका एग्जाम्पल तुमने लिखा है या तुमको आता है तो तुम मुझे बताओ। एक जाति का राजनीतिकरण, इसका तुम्हें एग्जाम्पल पता है, लिखा है, नहीं लिखा तो भी अगर तुमको पता है तो तुम मुझे बताओ, उदाहरण बताओ। नहीं पता, यस, ये मुझे समझना है बेसिकली। कोई बात नहीं, तुम लोग अपना अपना प्रश्न लिखना, मैं आपको एक बार फिर मौका दूंगा कल कि आपने समझा है नहीं समझा, लिखा है क्या, अदरवाइज हम ये क्लास दोबारा कर लेंगे, हमें इससे कोई समस्या नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना उत्तर एक बार अच्छे से लिख लेना। मुझे इसका उत्तर आपको क्लास में आप द्वारा ही सुनना है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बोलोगे मैं दूसरा पूछूंगा। ठीक है, अच्छे से सोच लेना सब लोग, और क्लास में रेगुलर समझिए, रेगुलर। हाँ रहमती, आपके लिए भी यही संदेश है, रेगुलर रहिए, रेगुलर समझिए। आप जब आपको बोला जाए कि आप अपनी बात रखिए, पूछिए, तब आप लोग बोलिए भी। आपको बोलने के लिए भी कहा जाए तो ये हास्यास्पद है ना। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हम जाति मजबूत हो रही है, जाति व्यवस्था मजबूत हो रही है, उसकी पॉइंट लिखना है। लिखिए, जाति आधारित सोशल मीडिया समूह, जाति आधारित सोशल मीडिया समूह। सोशल मीडिया में जाति के आधार पर बनने वाले ग्रुप हैं या नहीं।
ये सर बहुत ज्यादा है। है ना। अच्छा, व्हाट्सएप में भी है ऐसे ग्रुप? जैसा व्हाट्सएप है हाँ, मेरे एक अंकल जी हैं, वो ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, और उनकी जाति में के उसमें पता नहीं हजारों लोग हैं क्या। और वो अब वो उन्होंने एक धंधा उसमें पकड़ रखा है क्या, वो बेटियों की शादी कराते हैं, और जिनके बेटियों की शादी वो करवाते हैं, जिनकी बेटियों को शादी करवाते हैं, उनकी बेटियां उनको बहुत गाली देती हैं कि हमारे माँ बाप को जल्दी नहीं है, ये अंकल जी को बहुत जल्दी है। अच्छा, कईयों में तो वो हाई स्कूल से ही शादी ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे में ये जातीय समूह जो है वो कई तरह के कार्य करते हैं। अच्छा, ये एक और कार्य करते हैं क्या, किसको वोट देना है, करते हैं कि नहीं ये ग्रुप, ये कार्य यस करते हैं। आपस में सब मिलकर डिसाइड करते हैं किसको वोट देना है। उसी में दो चार जो हैं वो विधायक जी के आदमी भी रहते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं कौन गड़बड़ कर रहा है, और जो गड़बड़ कर रहा है उसके यहाँ अपना जो है गुंडा भेज देते हैं कि जाओ उसको थोड़ा समझा के आओ। बस। तो ये सोशल मीडिया समूह इस तरह के तमाम कार्य करते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इस तरह के। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है, मजबूत हो रही है, मजबूत हो रही है। ऐप आता है जाति वाला, तो मेरी फैमिली में डाउनलोड किया हुआ है मेरे पापा भी। समझ लीजिए कि जाति का उन्मूलन कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। चलो आप लोग व्यक्तिगत अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, तुम लोग कितने जाति वाले ग्रुप में हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब, इंस्टाग्राम, सब मिला के? सर मैं पर्सनल अपना सर अकाउंट मेरे 0 है। सर मेरा तो 0 है, टेलीग्राम वगैरह सब मिला के। 0 वालों को तो अपना मुंह बंद रखना था ना। सॉरी सर, बस आपने 0 पर्सनली 0 हमने पूछा नहीं, 0 का बताने कोई मतलब नहीं। अगर आप हैं दो चार ग्रुप में तो बताइए। जैसे हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो यदा कदा किसी न किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, कोई न कोई इसको जोड़ देता है, और फिर मैं कुछ दिन साइलेंट रहता हूँ, फिर धीरे से फिसल के बाहर आ जाता हूँ। हाँ, फिसल के बाहर आ जाता हूँ। लेकिन ऐसे ग्रुप इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं, मतलब अगर मैं लगभग याद करूँ तो याद करना मुश्किल है कि 100 कि 200 कि 300 कितने ग्रुपों से मैं बाहर निकल चुका हूँ अब तक, पिछले कई सालों में। कोविड टाइम में ये बड़ा तेजी से बढ़ा था, कोविड टाइम में। अच्छा, उसमें भी उसी तरह के मैसेज होते हैं, लंबाई 5 फुट 4 इंच, रंग बर्फीला, और ये गुण वो गुण, और वर चाहिए, बाद में वधु चाहिए, इस तरह के तमाम उसमें जो है प्रचार लोग अपने अपने तौर से डालते रहते हैं। खैर ये तो अच्छा कार्य है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब चुनाव आता है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? फिर उसमें 10-12 जो हैं खाली लोग, जिनमें ज़्यादातर अंकल स्पीसीज हैं, तो अंकल स्पीसीज वो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, युवा तो उतना कम इंटरेस्ट लेते हैं, और वो पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि राहुल गांधी मजबूत तो हुआ है, बनेगा प्रधानमंत्री मोदी ही। यस सर, अब की बार 400 बार। इस तरह के जो कथन है वो अपना तुरंत डाल देते हैं। खैर, तो ये जाति का राजनीतिकरण है, हाँ है। और ये जो जातिगत जो समूह बने हैं, ये जाति को मजबूत कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। अच्छा, यही अगर जाति समूह दलितों, कमजोरों और मजबूर लोगों की हों, तो क्या हम कहेंगे कि जाति का राजनीतिकरण हो रहा है और जातिवाद मजबूत हो रहा है? उत्तर नहीं। नहीं सर, नहीं, क्योंकि Yes. सब सामाजिक न्याय के लिए कर रही हैं। क्योंकि अगर दलित संगठित हैं, कमजोर, दलित का मतलब देखो, दलितों में भी कुछ लोग हैं जो टाइटल से तो दलित हैं, लेकिन वो सवर्णों जैसे हो गए हैं। उनके पास गाड़ी है, घर है, साफ पीने के लिए पानी की खूब व्यवस्था है, अच्छे शहरों में ज़मीनें हैं, घर हैं, अच्छे सामाजिक संपर्क हैं। तो वो देखो, नाम से भले दलित हों, लेकिन गुण से दलित नहीं रह गए। दलित का मतलब दबा हुआ, वो दबे हुए नहीं रह गए। क्लियर?
हम Yes, sir. हम बात दबे हुए की कर रहे हैं। अगर वो दबा हुआ ब्राह्मण है तो भी वो दबा हुआ है हमारे लिए, हम बात इस हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर कोई कमजोर मजबूर व्यक्ति दबा हुआ है और वो ऐसा कोई कार्य करे तो वो अपने समानता, न्याय इत्यादि को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, वो जातिवाद नहीं है। न उससे जाति मजबूत होती। जाति मजबूत होती है जब प्रभावशाली लोग अपना ग्रुप बना के और गुंडागर्दी करते हैं, तब। क्लियर, समझ है सबको? Yes, sir. ठीक है, लिखिए जाति आधारित, अगला पॉइंट, जाति आधारित जाति आधारित वैवाहिक वर्गीकरण, वैवाहिक वर्गीकरण ब्रैकेट में अखबारों, कॉमा ऑनलाइन मीडिया में, कॉमा ऑनलाइन मीडिया में, ब्रैकेट बंद। दोबारा बताइए। दोबारा क्या बताएं? जाति आधारित वैवाहिक वर्गीकरण ब्रैकेट में अखबारों एवं ऑनलाइन मीडिया में, क्या बोलते? अखबारों, न्यूज़पेपर एवं ऑनलाइन मीडिया में, ब्रैकेट बंद। तो ये जो वैवाहिक वर्गीकरण होते हैं, किसी ने देखा है? और मैंने देखा संस्कृत में था। किसी ने अपने लिए देखा है? सर जी, अपने लिए नहीं देखा है, लेकिन अपनों के लिए देखा है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा उत्तर है। अपने लिए नहीं देखा, लेकिन अपने लिए किसी ने देखा है? अपने लिए देखने का मतलब कि मैं सुंदर इस जाति का युवक हूँ, युवती चाहिए, तो वो युवती ढूंढ रहा हो। अच्छा सर जी, नहीं देखा। अपने लिए नहीं देखा, अपनों के लिए देखा है। यस सर, अपनों के लिए देखा। और ज्यादातर ने तो ऐसे ही देखा होगा, है ना? ज्यादातर ने तो ऐसे ही देखा होगा। तो ये जो जाति आधारित वर्गीकरण है, ये खुल्लम खुल्ला जातिवाद है ना? हाँ सर, यस सर जी। पर सर समझते नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी पता चला हाँ ऐसा कुछ चल रहा है हमारे आसपास। गुड, ये बात सही है। ये हमने ये देखिए पहले भी बात कही कि आप लोग समाज शास्त्र की प्रयोगशाला में हैं। जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जाता है, फिर शाम को घर आ जाता है। आप हमेशा समाज शास्त्र की प्रयोगशाला में होते हैं। ये सारी चीजें आपकी आंख के नीचे हो रही हैं। समझ में ना आना अच्छी बात है कि आपको समझ में नहीं आया, आपने माना ये बात, और जब हो रही है तब नहीं पता चलता, जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये जातिवाद है। यस सर। यस सर, जैसे पितृसत्ता सर। तो पितृसत्ता का कोई एग्जाम्पल है? यस सर, जैसे पुरुष प्रधान, पहले थोड़ी पता था कि ऐसा होता है, तो चल रहे थे अच्छा, बच्चे, अच्छा, अच्छा। पापा ही करते हैं। ओके। तो हम जातिवाद की बात कर रहे हैं। तो जाति आधारित ये जो वर्गीकरण आते हैं अखबारों में, जिनमें कि जाति आधारित ऊपर लिखा रहता है, क्षत्रिय जाति के लिए, ब्राह्मण जाति के लिए, वैश्य समुदाय के लिए, अग्रवालों के लिए, है ना? हाँ सर, लिखा होता है। अरे किसने आज तक देखा है कि इसमें से कोई एक भी क्लासिफाइड विशुद्ध रूप से दलित के लिए रहा हो? किसी ने देखा कहीं मतलब नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। कि उस क्लासिफाइड में आपने कभी देखा कि कहीं भी दलित जाति के किसी वर्गीकरण का जिक्र हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इसीलिए मैंने कहा वो जातिवाद है, वो सामाजिक न्याय नहीं है। वहां पर प्रचार उन पाखंडी लोगों ने दिया है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो इस जाति के बाहर या इस समूह के बाहर उनको कोई रिश्ता चाहिए नहीं। और यही तो स्पष्ट करता है कि प्रभावशाली जातियों के द्वारा जातीय अभिमान को जातिवाद कहा जाता है,
और वंचित वर्गों द्वारा जाति, जातीय संगठन और जाति की विशेषताओं के बारे में बात करना सामाजिक न्याय कहा जाता है। इसीलिए यही तो इसका प्रमाण है। अन्यथा आप देखोगे तो कोई अंतर नहीं है। बहुत आसानी से एक ब्राह्मण, एक यादव को और एक दलित तीनों एक साथ दिखाई देंगे आपको, तो उसमें दिखाई देगा कि दलित, ब्राह्मण और यादव तीनों जातिवाद कर रहा है। तो आप कहेंगे कि तो सभी जातिवाद कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे हैं। यही अंतर आपको देखना है कि जैसे मैंने आपको क्लासिफाइड में कहा, कोई दलित जाति का आप नाम ले लीजिए और देखिए क्या उसमें किसी दलित जाति का है। अगर मिलेगा तो समझ जाइए कि ये वंचित नहीं है। अगर मिलेगा तो समझ जाइए वंचित नहीं है, दलित नहीं है, भले हो उसके टाइटल में दलित हो। जैसे पासवान दलित जाति है, लेकिन जो वंचित कमजोर पासवान होगा वो ऐड नहीं देगा, जो प्रभावशाली है वो दे सकता है, तो फिर वो दलित नहीं, भले उसका टाइटल पासवान है और वो दलित लगता है। क्लियर, समझ है आपको? सर मुझे नहीं आया मतलब। मैं बार बार एक ही चीज आपको 2-3 दिन में सब लोगों को कह रहा हूँ। मुझे सुनो। और अगर आप सर मैं एक बार बोलूं जो मुझे समझ आया। रुको, और मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनो तो। अगर आप समझ नहीं रहे हो तो आप लोग उसको बोलो कि आपको ये समझ आया, इसका ये मतलब है। हाँ पलक बोलो बेटा। मतलब मुझे ये आपने जो बोला कि आप ये बोलना चाहते हो क्या, मतलब मुझे जो समझ आया वो सारी कि जो मतलब दलित होते हैं वो अखबार में वो ऐड देते हैं, सिर्फ उनका टाइटल दलित होता है, वो रियलिटी में नहीं होते, अमीरी होते हैं। वो फिर दलित नहीं है, वो फिर दलित नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई दलित जाति का व्यक्ति ऐड दे रहा है तो फिर वो दलित नहीं है। फिर वो दलित नहीं है। देखो जो वंचित होता है ना, जो कमजोर होता है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो अखबार में ऐड दे जाके। तुम अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, कमजोर को देख लेना, जो वंचित समाज से हो, दलित हो, आप उससे पूछना कि उसकी कभी हिम्मत पड़ेगी कि अखबार में बेटे या बेटे के रिश्ते के लिए ऐड दे, प्रचार दे? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सामान्यतः ये प्रभावशाली जातियों का गुण है। अगर कभी आपको कोई दलित उपनाम दिख जाए तो समझ जाइए कि ये व्यक्ति भले पहले दलित या दलित समाज से है, लेकिन अभी दलित नहीं है। जो ये अपना टाइटल देख के रिश्ता ढूंढ रहा है वो प्रभाव में है। यस, वैसे मैं आपको बता दूं, जल्दी से नहीं मिलेगा। साल में किसी एक दिन मिल जाए अलग बात है, अन्यथा नहीं मिलेगा। कि कोई दलित जाति का व्यक्ति किसी अन्य कारण से हो सकता है, जैसे कोई विधवा या विधुर हो, वो एक अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई विधवा या विधुर अपना ऐड डालता है तो उसका समझ में आता है, ठीक है, वो अपना ये उसकी एक अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है, वो जातिवाद नहीं है। तब वो विधवा या विधुर के हिसाब से मानता है। लेकिन अगर वो विधवा या विधुर ये कहे कि मैं विधुर ब्राह्मण, मुझे विधवा ब्राह्मण युवती चाहिए, तो वो पागल है। समझ रहे हैं? तो वो पागल है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो बीमार है। अगर वो विधवा या विधुर है, वो ये कहता है कि हाँ मैं विधवा हूँ या विधुर हूँ, कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो इस नंबर में संपर्क करे, समझ में आता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी बता दी कि उसकी दिक्कत क्या है। लेकिन उसके बाद वो ये बोले उसे ब्राह्मण युवती चाहिए, तो फिर वो पागल है, तो फिर वो उसका कुछ नहीं हो सकता। और समाज में ऐसा सब कुछ होता है, आपको मिलेगा ये सारी चीजें। जैसे मैंने एक बार मैंने एक ऐड देखा, मैं इंजीनियर हूँ, पिछले 15 सालों से सेवारत हूँ और मेरी आमदनी इतनी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी का देहांत हो चुका है इस सन में, और मुझे जो है एक युवती चाहिए ब्याह के लिए, सिर्फ इतना। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, ये जातिवाद नहीं है। समस्या तो है ना, इतना कुछ बताया, प्रॉपर्टी है तो जातिवाद नहीं है। अगर वो ये नहीं देता तो इतना ही प्रॉपर्टी वाली चाहिए, फिर नहीं, वो तमाम दिक्कतें हो सकती हैं, वो किसी और कारण से हम उसे प्रॉब्लम कह सकते हैं, लेकिन जातिवाद के हिसाब से इसमें समस्या नहीं है। नहीं है, अगर कास्ट होता तो नहीं, अपन उसकी जाति तो उसमें दिखाई दे रही है, गुप्ता,
हाँ। लेकिन उसने मांग नहीं रखी कि कोई गुप्ता ही लड़की चाहिए या कोई अग्रवाल ही लड़की चाहिए, तो वो जातिवाद नहीं है। समझ आया अंतर? सुन के ही हंसी आ रही है। लेकिन उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी संपत्ति यस यस असेट का जिक्र किया। यस, ये तो किया, तो वो तो फिर जरूरी करना। बिना संपत्ति दिखाए थोड़ी ना ब्याह हो जाएगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये लड़कियों तुम लोग सुनो, तुम्हारे डैडी कहीं जाते हैं वर ढूंढने, लड़का ढूंढने जाते हैं, तो ये क्या ढूंढने जाते हैं कि लड़का सत्य बोलना चाहिए? कितनी है? अरे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना, अपना डाल, लड़का सत्य बोलना चाहिए, सर ऐसा कुछ नहीं। लड़का सुबह पूजा करने वाला चाहिए, नहीं लड़का मेहनती और ईमानदार होना चाहिए। नहीं मेहनती और ईमानदार सब होना चाहिए। पापा से पूछना बेटा कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए, हाँ जी चाहिए सर। सरकारी नौकरी वाला चाहिए कि वो सब चाहिए कि लड़का ईमानदार, मेहनती, खूबसूरत, लंबा, हैंडसम, ये सब हो, या सरकारी नौकरी वाला चाहिए? हाँ सर ये सारे क्राइटेरिया एक तरफ और सरकारी नौकरी एक तरफ चाहे वो प्रेरणा हो, ये मैंने महसूस किया है। मतलब महसूस क्या करना, पापा से पूछ लो, सारा महसूस 4 गुना हो जाएगा। मेरे मामा ने की है अभी 1 साल पहले मेरे को, मतलब मेरी बहन बेटा- के साथ ही मेरे मामा ने। बेटा मैंने क्या कहा, ये हल्की फुल्की चीज महसूस करने की है नहीं, ये तो किसी दिन डैडी से पूछ लो, पता चल जाएगा। ये सभी उसमें पापा को तुरंत बता दो कि पापा ये XYZ IAS है या PCS है या कोई जो नौकरी तुम्हारे घर वालों को स्वीकार्य हो, सरकारी नौकरी, और मुझसे ब्याह करना चाहता है। फिर पापा से पूछो। पापा ये भी नहीं पूछेंगे किस जाति का है, कि पूछेंगे, खड़े हो जाए। पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पूछ सकते हैं कि अच्छा किस जाति का है, तो बता देना कि अपनी ही जाति का नाम बता देना, जिस जाति के हो। मान लो तुम XYZ जाति के हो तो बता देना XYZ जाति के हैं, तो फिर इसके बाद घर वाले कहेंगे हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, है ना? वो ध्यान से और शादी करेंगे। तुरंत सब कुछ ओके है, फिर तो कहीं कोई समस्या नहीं है। यस सर। जैसे हमारे एक फैमिली मेंबर में है, आंटी हैं, तो वो अपनी बेटी के सामने कह रही थी कि हमने तो अपने बच्चों को खुली छूट दे रखी है कि उनके बॉयफ्रेंड हो तो हमें बता दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं सुन के एकदम सरप्राइज कि हम लोग, अरे पहले सुन तो लो, कि हम लोग इंडिया से कहीं और पहुंच गए हैं क्या? नीचे की जमीन को कैसे चेक किया जाए कि भारत में ही है? अच्छा, एक पल के लिए अवाक रह गया मैं, लेकिन जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो मुझे पॉइंट समझ में आया। बस लड़का अपनी हैसियत का हो और अपनी जाति का हो, बस। बाकी अब देखो उन्होंने किया क्या, उन्होंने पापा का काम बेटी से कराना शुरू कर दिया। भाई जाति और हैसियत तो पापा ढूंढते हैं ना, हैसियत हो गई सरकारी नौकरी और जाति तो मान लो पापा ढूंढते ही हैं। अब बेटी बॉयफ्रेंड ढूंढे कि पति ढूंढे, ये बड़ा कठिन है। बॉयफ्रेंड ढूंढना तो मान लो आसान है, वो तो किसी का भी चल देगा सच्ची। पति ढूंढना बड़ा कठिन है ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए जातिवाद बॉयफ्रेंड नहीं बनाता, जातिवाद पति बनाता है, ठीक है? पक्का काम करता है, माँ बाप की भाषा में। क्लियर है? यस सर। चलो, सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ अगर सर हमसे जैसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप जातीय राजनीति का समर्थन करते हैं या जाति की राजनीति का समर्थन करते हैं, फिर हम क्या जवाब देंगे? वैसे डिपेंड करता है, आप अच्छे से सोच समझ गए होंगे अब तक, तो उसके हिसाब से बात करेंगे कि वंचित वर्गों द्वारा जाति आधारित राजनीति तो स्वीकार्य है, हालांकि उसके दूसरे समाधान ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं कि लोकतंत्र में सबको न्याय मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वंचित वर्गों द्वारा जाति आधारित राजनीति है तो वो एक बार स्वीकार्य है, लेकिन अन्य के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो ये समाज में विभाजन पैदा करता है, ठीक है? चलो, अच्छा एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा, पहले लिख लो, पॉइंट लिख लो। जाति आधारित शहरी कॉलोनी
या आवासीय परिसर लिखिए, जाति आधारित शहरी आवासीय परिसर, ब्रैकेट में कॉलोनी। जाति आधारित शहरी आवासीय परिसर, ब्रैकेट में कॉलोनी। किसी ने देखा ये जाति आधारित शहरी आवासीय परिसर? देखा है गाँव में। गांव में तो नहीं होते, शहर में होते। गांव में तो जो है वो पुराने हैं, वो पैटर्न है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम नए की बात कर रहे हैं कि जाति मजबूत हो रही है। यहाँ पे ये पॉलिसी है, मतलब ये घर वालों की कॉलोनी है। यस यस यस, इसी तरह इवन छोटी छोटी जातियों को, जैसे तुमने शायद नाम भी ना सुना हो कि गोयनका एक जाति होती है, उनकी भी कॉलोनी है। सुना है सब, नाम तो टीवी में। हाँ, टीवी में तो सुना होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉलोनी लोग बना के रहते हैं, स्वजातीय लोगों की, स्वजातीय लोग। रेंट पे भी नहीं देते हाउस। कई जगह ऐसा हो सकता है रेंट पे न देने का हो, खासतौर से जो ज़्यादा अमीर होते हैं। जैसे जैसे एक बार एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, अब वो दिल्ली के गोयनका टाउन में रहता है। गोयनका टाउन कितना बड़ा है? मुश्किल से अंदर 50 घर होंगे बस। तो हमने पूछा कि अंदर सब गोयनका हैं? तो उसने कहा यस सर। तो हमने कहा 100% कोई बाहर का नहीं है? कहा सर किराएदार भी नहीं है बाहर का। तो हमने कहा क्यों? कहा सर ऐसे समझिए, आप लोगों के यहाँ शादियां होती हैं तो बारात जाती है, यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ बर्थडे तरह शादी हो जाती है। सुबह मम्मी डैडी को पता चला, शाम तक कॉलोनी के अंदर बारात निकल गई। समझिए कितना कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि उनको पता है ये पूरा टाउन किसका है? गोयनका का। इसलिए तो हमने कहा इसके कोई सच्चे प्रमाण है या तुम बस ऐसे बोल रहे हो? कहा सर हर साल कम से कम 10 शादियां इसी तरह होती हैं। तो हमने कहा एक तरीके से तुम प्रैक्टिकली भाई बहन सब हो गए, तो अब भी शादी कर रहे हो? तो कहा नहीं सर भाई बहन नहीं है, जो भाई बहन होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, बाकी जो सेम एज ग्रुप के हैं जिनकी बात बन गई उनकी शादियां हो जाती हैं। तो हमने कहा शादी चलते भी है? कहा वो जरूर एक बड़ा प्रश्न है कि हफ्ते भर बाद लड़की अपने घर लड़का अपने घर। वो दूर से देखते हैं कि उधर अपना पति है, और वो इधर दूर से देखते हैं इधर अपनी पत्नी है। अब और समझिए, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, उनकी माओ के बीच अभी भी दोस्ती है। क्यों? अरे हमारे बच्चे मान जाए तो बहुत अच्छा है। एक अलग ही कल्चर है कि माओ के बीच उनके अच्छे संबंध, और बेटा बेटी के बीच नहीं बन रहे, जो बहू और दामाद है एक दूसरे के। और वो कहते भी हैं कि अगर हमारे बच्चे मान जाए आसानी से तो कितना आसान है हमारे लिए, ना इनको कुछ करना है ना कोई टेंशन है, सब इजली। ये कल्चर का एक अलग लेवल है। आप कल्पना करके देखिए कि आपके यहाँ जब ऐसी कोई तनाव होता है कि लड़की और उसके पति में तनाव होता है, तो दो घरों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। वो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पसंद करते, एक दूसरे के बारे में सुबह शाम जगते ही जैसे टूथब्रश से थूक फेंका जाता है उस तरह वो गालियां फेंकते हैं उनके लिए। ये एक अलग कल्चर है। हालांकि मैं इसको अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट दोनों करता हूँ कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं कि लोग तनाव को जहन में पाले हुए नहीं बैठे, वो समाधान ढूंढ रहे हैं कि बेटा बहू अगर शांति से रहने लगे तो सब ठीक है, क्या दिक्कत अपने को। कॉलोनी के अंदर शादी, और कॉलोनी कितनी बड़ी? जितना तुम मॉर्निंग वॉक में एक चक्कर लगाते हो बस उतना बड़ा, जितना टहलने में तुम्हें शायद 60 सेकंड भी ना लगे। इधर से घुसे उधर से निकल आए, गोयनका टाउन। इस तरह के अनेकों। मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है जाने, लेकिन मैंने ऐसे जाति वाले कम से कम 10-12 देखे हैं, एक दो नहीं। यहाँ ज़्यादातर दिल्ली में ही देखा है, बाहर उतना हमारा कम घूमना हुआ है, लेकिन हमने देखा हर जगह है जहाँ भी ये देखा है इस तरह का। इलाहाबाद में भी देखा है, यहाँ भी देखा है, लखनऊ में भी देखा है, लेकिन दिल्ली में ढंग से देखा है। दिल्ली में ढंग से देखा फिर यहाँ पे भी हमारे यहाँ ऐसा होता है बहुत। हाँ, तो ये सब क्या है? ये जातिवाद को मजबूत करता है कि नहीं?
इस तरह के और उदाहरण तुम लोग लिख सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल। और एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो इस तरह के? सोचो कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके सामने हो रही हैं और ये जातिवाद को मजबूत कर रही हैं, और उनको आप लोग एग्जाम्पल में जरूर लिखना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था एक द्वंद्वात्मक मार्ग से गुजर रही है, एक द्वंद्वात्मक मार्ग से गुजर रही है, कॉमा, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग ये दोनों पहलुओं के बारे में अच्छे से सोच के लिखना। यस सर, लिख लेंगे 150 वर्ड। हाँ, 150 वर्ड में। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अब तक सिर्फ 2 बच्चों ने हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं, उनके इश्यूज पर निबंध जैसी कुछ लेख लिख के भेजा है। तो देखो 2 बच्चों को तो हम डिस्कशन कभी नहीं कराएंगे। अगर आप और लोग लिखोगे, 5 हो जाओगे तो हम उनका करा देंगे और बाकी को आने नहीं देंगे क्लास में। जो लोग ये लिखेंगे उन्हीं को आने देंगे, बाकी लोग रिकॉर्डेड देखेंगे पर। ठीक है, और जैसे ही 5 हो जाएंगे वैसे हम करा लेंगे क्लास। अभी सिर्फ 2 हमारे पास आए हैं। व्हाट्सएप में आप हमको भेजिए, मान लो आप उसमें नहीं भेजना चाहते, क्योंकि क्या होता है कि आपके लेखन में, जैसे हमने देखा 2 बच्चों ने जो लिखा, उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन की व्यक्तिगत चीजें लिख दी हैं जो कि शायद सबके साथ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए और निबंध के जैसा लिखिए, 8 से 10 पेज लिखिए, कुछ भी लिखिए, गलत सही जो भी लिखना है। ठीक है, फिर हम उस पर थोड़े 5 लोगों को हो जाएगा तो चर्चा कर लेंगे, और उन्हीं 5 को बुलाएंगे जो पहले लिख लेंगे। कैसे वो 40 नाटक भी आपको कोई क्लास में बताया था सर? यस, सर मैंने सीख लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भेजना था, तो भेज रही हूँ। मैंने ये बताया था कि जैसे निबंध लिखते हैं तो निबंध में हमें अपने दिमाग को उस तरह से विकसित करना होता है कि वो दिमाग उस तरह सोच सके। तो किसी नई चीज को सोचने से ज्यादा अच्छा है कि आप पहले से अपने जीवन की चीजों पर लिखिए, जो आपके जीवन में घटनाएं हुई हों, उनमें से किसी एक घटना को विस्तार से, या कई घटना जो किसी एक मुद्दे से जुड़ी हुई, जैसे मान लीजिए आपने समाज में जातिवाद देखा तो आप उस पर लिख सकते हैं। आपने समाज में छोटी बच्चियों का दबाव पूर्ण ब्याह करते हुए देखा तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं तमाम बातें, 10 से 12 पेज, कि क्या उससे क्या होता है, क्या आपने देखा, क्या महसूस किया, क्या आपको लगता है, जो देखा वो भी, जो सोचा वो भी। देखा तो थोड़ा होता है, ज्यादा तो हम सोचते हैं। तो जिन 5 बच्चों ने सबसे पहले हमको भेज देंगे, उन्हीं के पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा, और बाकी सबकी छुट्टी रहेगी, बाकी रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। और रिकॉर्डेड भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये भी हम तब डिसाइड करेंगे जब हम वो क्लास कर लेंगे। सर 5 से ऊपर भी हो सकते हैं ना? 5 से ऊपर तो सब अलाउ हुआ है, लेकिन कम से कम 5 हो जाएंगे तो क्लास हम कर लेंगे। अब ये तुम कब भेजते हो ये तुम्हारे ऊपर है। सर एक आंसर राइटिंग की क्लास भी लेनी है, याद रखना। हाँ, करना है, बिल्कुल करना है। आंसर राइटिंग की क्लास हम करेंगे 25 के बाद, 25 को फ्री हो जाए उसके बाद। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी ये आप लोग धीरे धीरे करके अच्छे से लिखिए, तैयार करिए, फिर इसको हम करते हैं। अच्छा ये बताइए, सर की अभी क्लास चलती है कि नहीं 7:30 से? नहीं सर। अच्छा, हो वो सर जो क्वेश्चंस कराते थे वो क्लास हो गई अब? हाँ, कौन से? क्या क्वेश्चन है सर? 2025 की प्रीलिम के लिए बच्चों की सर एक क्लास कराते हैं जो मॉर्निंग में होती है। अच्छा मॉर्निंग में होती है, शाम को सर कोई क्लास नहीं लेते ना? नहीं सर। चलिए ठीक ठीक। सर बोलो। सर जो आपने बोला कि निबंध लिखने के भेजना है, उसमें सर क्या बहुआयामी, जैसे कि हाँ, बहुआयामी होता है। मैं बोलता रहा हूँ, उस इशू पर जो भी तुमने आज तक सीखा हो
लिखा, पढ़ा, सोचा, कल्पना किया, गलत, सही, सब कुछ तुम्हारी सोच तुम्हारे पेन से होकर निकले। बस मैं ये चाहता हूँ जो तुम सोचो पेन से निकले। वो सोच तुम्हारी किताब से आई है, पढ़ के आई है, देख के आई है, लेकिन मैं कहूँगा जो तुमको आसान लगे तुम वो लिखो। केवल किताब का पढ़ा हुआ लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे। 100 शब्द लिखना मुश्किल है फिर तो। तुम ज़्यादा अच्छा सोच सको उसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने जीवन की घटनाओं, चाहे वो दूसरे के जीवन की घटनाएं हों, स्कूल कॉलेज कहीं भी किसी घटनाएं हों, उनके बारे में लिखो। कुछ भी जो तुमको अच्छा बुरा इशू लगता हो, मुद्दा, उसके बारे में तुम लिख सकते हो। हाँ, कई सारे मुद्दे नहीं लिखने चाहिए, किसी एक मुद्दा और उससे जुड़े हुए मुद्दे लिखने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बाल विवाह देखा तो आपने बाल विवाह संबंधित एक पूरा निबंध लिख डालो, उससे जुड़े हुए सारे मुद्दे लिख सकते हो। लेकिन बाल विवाह और जाति व्यवस्था दोनों लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर बाल विवाह का जाति व्यवस्था से कुछ संबंध है तो, नहीं तो नहीं। आप ये नहीं लिख सकते कि बाल विवाह और बॉर्डर में युद्ध हो रहा है, दोनों के बीच में कोई संबंध है, वो तो हो नहीं सकता। तो उस तरह की चीजें जोड़ने की कोशिश नहीं करना, एक ही विषय पर लिखना है इसलिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर एक बात पूछो, जैसे स्कूल में बच्चे के साथ भेदभाव होता है तो वो लिखा जा सकता है सामाजिक घटना में? तीन भावना से देखा जाता है बच्चे को, तो तुम उस पर 1000 शब्द लिख लोगे? लिखो आप सर लिखा जा सकता है? लिखो लिखो लिखो। ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था, आप लोग ध्यान रखिए और इसको करिए। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।